कोरोना वायरस और फिर चीन से जारी तनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी की सियासी लड़ाई काफी तीखी हो गई है। इतनी तेज कि कांग्रेस देश हित और संवैधानिक मर्यादाओं की सीमा को तोड़कर लगातार पीएम मोदी पर हमले कर रही है। इस कोशिश में शब्दों की मर्यादा तक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने प्रियंका वाड्रा को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। लोधी रोड स्थित सरकारी बंगले में प्रियंका सालों से जमी हुई हैं, लेकिन अब उन्हें 1 अगस्त तक इस बंगले को खाली करना होगा। सरकार ने आदेश दिया तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह तक इसके सियासी मायने निकालने लगे और सरकार पर हमला करने लगे। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में वीआईपी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। इसके बाद गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। अब इन तीनों के पास Z+ सुरक्षा है, वो भी सीआरपीएफ के साथ। प्रियंका गांधी को एसपीजी प्रोटेक्शन के तहत लोधी एस्टेट में एक सरकारी बंगला अलॉट था। अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का कहना है क्योंकि ये प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए आपको 1 अगस्त तक बंगला खाली करना होगा। ऐसा न करने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को 21 फरवरी 1997 में लोधी रोड स्थित बंगला अलॉट किया गया था। तब उनके पास एसपीजी सुरक्षा थी, लेकिन Z+ सुरक्षा में बंगला नहीं मिलता। प्रियंका गांधी इस बंगले के लिए 37,000 रुपए प्रति महीने का किराया दे रही थीं। एजेंसी को एक अधिकारी ने बताया कि साल 2000 में ही ये नियम बना दिया गया था कि जिस व्यक्ति के पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है उसे किसी तरह का सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा। पहले तय हुआ था कि इस श्रेणी में बंगले को मार्केट रेट से 50% अधिक के किराए के रूप में दिया जाएगा, लेकिन बाद में उसे 30% तक कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस फैसले को बदले की कार्रवाई बताया गया। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही हैं और इसी वजह से मोदी सरकार ने बदले में ये फैसला लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा। दूसरी ओर खबर है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में शिफ्ट हो सकती हैं, क्योंकि आगे 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है। झूठ बोलना और फिर वाहवाही लूटना कांग्रेस के नेताओं की पुरानी आदत है। हालांकि राहुल गांधी इस खेल के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन अब उनकी राह पर शशि थरूर जैसे नेता भी चलने लगे हैं। ताजा मामला शशि थरूर से जुड़ा है, जिसमें बिना कोई आर्थिक योगदान दिए उन्होंने वाहवाही लूटने की कोशिश की और पकड़े गए। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 17 अप्रैल 2020 को ट्वीट किया था कि मुझे गर्व है कि मैंने अपनी सांसद निधि में से 1 करोड़ रुपए का उपयोग रिसर्च के लिए किया। इससे तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा इंस्टीट्यूट में कोविड टेस्ट को लेकर सफलता मिली। न्यू टेस्ट किट 2 घंटे के अंदर परिणाम देगी, लेकिन ACCT के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन RTI में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसके लिए अपनी सांसद निधि से कोई फंड नहीं दिया है। इंस्टीट्यूट ने RTI के जवाब में कहा कि शशि थरूर के सांसद निधि से कोई फंड नहीं मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने RTI की कॉपी ट्वीट कर शशि थरूर के कारनामे का खुलासा किया। मतलब साफ है, शशि थरूर ने बिना एक चवन्नी खर्च किए 1 करोड़ रुपए अपने सांसद निधि से देने का ऐलान कर दिया और वाहवाही लूटने की कोशिश की। और जब थरूर का ये झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो बिना अक्ल लगाए नकल करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि वे हर बार ट्रोल हो जाते हैं। ट्विटर पर पॉलिटिक्स करने वाले राहुल न तो ठीक ठाक अंग्रेजी लिख पाते हैं और न ही हिंदी, और ये दावा है कि ये बहुत पहुंचे हुए नेता हैं। राहुल गांधी झूठी खबर फैलाकर मोदी सरकार को भले ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों के कारण वे खुद कई बार ट्रोल हो चुके हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन ट्वीट करने में गलती कर दी। राहुल ने शहाब जाफरी के शेर को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। राहुल गांधी ने लिखा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इससे पहले भी राहुल गांधी ट्वीट में कई बार गलतियां कर ट्रोल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट किया था और लिखा था कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। हालांकि उन्होंने सरेंडर शब्द लिखने में स्पेलिंग गलत लिख दी। इसके बाद ट्विटर यूजर्स ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के इस ट्वीट में भी गलती है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने राष्ट्रभक्ति को राष्ट्रभक्ति लिखा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत और अर्थव्यवस्था का एक ग्राफ शेयर किया था। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये लॉकडाउन साबित करता है कि सिर्फ एक चीज अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है और वो है अहंकार।
इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो हर चीज को खारिज करते हैं, लेकिन जिनके पास कोई समाधान नहीं है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन चीजों को खारिज करते हैं जिनके लिए देश दुनिया में भारत की जय जयकार होती है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर किसी को कुछ भी बोलने के लिए आजादी है। सेक्युलर गैंग की तवलीन सिंह का मामला भी कुछ ऐसा ही है। भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन किया तो तवलीन सिंह को ताव आ गया और फिर उन्होंने अपने कुत्सित दिमाग को खर्च करते हुए न सिर्फ चीनी सीमा पर शहीद हुए जवान की मां का तिरस्कार कर दिया, बल्कि उसे बीजेपी का ट्रोल तक बना दिया। बता दें कि तवलीन सिंह उन्हीं आतिश तासीर की मां हैं जो पीएम मोदी और बीजेपी के प्रबल आलोचकों में से हैं, और साथ ही पिछले साल नवंबर में जिनके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्टेट्स को रद्द कर दिया गया है। चीनी ऐप्स पर भारत सरकार द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध के बाद तवलीन सिंह ने सरकार की चुटकी लेते हुए ट्विटर पर लिखा, क्या इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र से पीछे हट जाएंगे? तवलीन सिंह ने एक बहुत ही ज्यादा बेतुकी बात की थी जो सीमा पर शहीद हुए एक सैनिक की मां मेघना गिरीश को बुरी लगी और शायद जिसने उन्हें खूब हर्ट भी किया। तवलीन को जवाब देते हुए मेघना ने लिखा, चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ने और सीमा की रक्षा के लिए 20 जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी उन सैनिकों का अपमान है। मेघना गिरीश का एक जायज बात कहना और तवलीन को समझाना भर था। उनके सुर बदल गए और उन्होंने अपना आपा खो दिया। तवलीन सिंह ने मेघना गिरीश की देशभक्ति को न सिर्फ सवालों के घेरे में डाला, बल्कि ये तक कह डाला कि वो उनसे ज्यादा देशभक्त हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक सैनिक की बेटी हैं और आर्मी स्टेशन में पली बढ़ी हैं। वे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों के बारे में बखूबी जानती हैं। तवलीन ने कहा, मुझे अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी देशभक्ति का जज्बा साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्विटर पर जो भी बातचीत तवलीन और मेघना के बीच हुई, यदि उसका अवलोकन किया जाए तो पता चलता है कि वो हर संभव कोशिश कर रही थीं कि कैसे भी करके अपनी बात मनवाई जा सके। गौरतलब है कि जिस मेघना गिरीश को तवलीन सिंह ने सत्ताधारी दल बीजेपी का ट्रोल घोषित किया, वो और कोई नहीं बल्कि मेजर अक्षय गिरीश कुमार की मां हैं, जो 29 नवंबर 2016 को नगरोटा एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। तवलीन को उनकी भूल का एहसास कराया स्मिता बरुआ ने। सवाल तवलीन सिंह द्वारा चीनी ऐप्स को लेकर सरकार की आलोचना का नहीं है, समस्या तवलीन सिंह के एटीट्यूड में है। मेघना गिरीश स्वयं एक शहीद की मां है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। ऐसे में तवलीन का उनको न पहचानना और उनको बीजेपी का ट्रोल बता देना न सिर्फ उनकी नीयत पर सवाल खड़े करता है, बल्कि बुद्धिजीवियों की उस समस्या से अवगत कराता है जिसमें वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं और प्रयास यही करते हैं कि कैसे भी करके उनकी ही बात सही साबित हो। खैर, तवलीन सिंह ने अपने आक्रामक ट्वीट को रिपेयर करते हुए एक ट्वीट और दागा, लेकिन वह भी गलत दिशा में चला गया। तवलीन खुद एक सैनिक के घर पैदा हुई थी। ऐसे में उन्हें कम से कम एक सैनिक की शहादत की लाज तो रखनी ही चाहिए थी। कम से कम एक सैनिक और उसकी शहादत का मान तो बना ही रहता। कानूनी दांव-पेच लगाकर सोनिया गांधी का दामाद रॉबर्ट वाड्रा अब तक बचता फिर रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों का शिकंजा उनके खिलाफ लगातार कसता जा रहा है। ताजा मामला रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी का है, जिसके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर केंद्र में यूपीए कार्यकाल के दौरान हुए सैमसंग ओएनजीसी सौदे के संबंध में है। माना जा रहा है कि इससे रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि कथित तौर पर ब्रिटेन में मौजूद संजय भंडारी ने सैमसंग ओएनजीसी डील के लिए कंसल्टेंसी शुल्क के रूप में लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। ये डील 2007 में यूपीए शासन के दौरान हुई और आरोप है कि उसी पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर लंदन में रॉबर्ट वाड्रा के लिए एक बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। यूपीए शासन के दौरान भंडारी का नाम कथित तौर पर कई रक्षा और पेट्रोलियम सौदों में शामिल रहा। आरोप है कि भंडारी को कई सौदों में किकबैक के रूप में जो रकम प्राप्त हुई उसे शेल कंपनीज के जरिए रूट किया गया और बेनामी संपत्तियों को लंदन में खरीदा गया, जिनका मालिकाना हक कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का बताया गया। ताजा एफआईआर में सीबीआई ने संजय भंडारी, सेंटेक इंटरनेशनल, सैमसंग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, फोस्टर व्हीलर एनर्जी लिमिटेड, सैमसंग के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक होंग नामकुंग और अन्य अज्ञात लोगों को नामजद किया। ये मामला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, जिसे ओएनजीसी ने 2007 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया था। ओएनजीसी ने सैमसंग इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनाने का काम दिया था। सैमसंग ने संजय भंडारी की दुबई स्थित फर्म सेंटेक इंटरनेशनल को हायर किया।
दिसंबर 2008 में सैमसंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इस कंपनी ने जून 2009 में सैनटेक को 49,99,969 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। संजय भंडारी की सैनटेक इंटरनेशनल ने जून 2009 में लंदन में संपत्ति खरीदी। ये संपत्ति वोर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड थी। सैनटेक ने वोर्टेक्स के खाते में बड़ी राशि ट्रांसफर की। बाद में वोर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी शेयर्स स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट द्वारा खरीदे गए। स्काईलाइट के संचालक के तौर पर सी थम्पी का नाम सामने आया। थम्पी को कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का निकट सहयोगी बताया जाता है। सूत्रों ने बताया कि संजय भंडारी, सुमित चड्डा, मनोज अरोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा के बीच ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस से पता चला है कि वाड्रा की इस संपत्ति में गहरी दिलचस्पी थी और वो वहां चल रहे तमाम रेनोवेशन वर्क के बारे में जानने में रुचि रखते थे। सीबीआई की प्राथमिकी के मुताबिक सैनटेक इंटरनेशनल यूएई के निदेशक संजय भंडारी ने अन्य अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रची और कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन में सैमसंग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ कंसल्टेंसी एग्रीमेंट किया। कथित तौर पर मैसर्स सैनटेक इंटरनेशनल के ओवरसीज बैंक खाते में 49,99,969 अमेरिकी डॉलर आए। रॉबर्ट वाड्रा के लंदन स्थित कथित संपत्ति को कंसल्टेंसी मनी का इस्तेमाल करके खरीदा गया। रॉबर्ट वाड्रा से पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने संजय भंडारी और लंदन की संपत्ति के संबंध में पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया। ममता बनर्जी की सांसद और फिल्म एक्ट्रेस नुसरत जहां इन दिनों टेंशन में हैं। वजह टिकटॉक को बैन किया जाना है। टेंशन इतनी कि टिकटॉक बैन की तुलना उन्होंने नोटबंदी से कर दी। उन्होंने सवाल किया, इस ऐप को जल्दबाजी में बंद किया गया और फैसला लेने से पहले सोच विचार भी नहीं किया गया। लद्दाख सीमा पर भारत चीन के सैनिकों के बीच जारी तनाव के बीच सोमवार को केंद्र सरकार ने चीन की 59 ऐप्स को भारत में बैन करने का आदेश जारी किया था। जहां नुसरत जहां से टिकटॉक बैन पर उनकी राय जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि टिकटॉक एंटरटेनमेंट ऐप है। ये बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। इसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया? बैन के बाद जो लोग बेरोजगार होंगे उनके बारे में क्या सोचा गया? लोगों को वही तकलीफ होगी जो नोटबंदी के वक्त हुई थी। नुसरत कहती हैं, व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इस एंटरटेनमेंट पर बैन से दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इस ऐप पर बैन लगाया गया, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने इससे जुड़े जो सवाल किए हैं उनका जवाब कौन देगा? बशीरहाट की सांसद ने पिछले साल पश्चिम बंगाल के कारोबारी निखिल जैन से शादी की थी। हालांकि टीएमसी पहले ही चीनी ऐप्स को बैन किए जाने पर सवाल उठा चुकी है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम को भी चीनी ऐप को बैन किए जाने से समस्या है। कपिल सिब्बल भी इस बैन का विरोध कर चुके हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीनी ऐप्स को बैन किए जाने को लेकर विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेकने की पूरी कोशिश करेगा। प्रियंका वाड्रा न तो सांसद हैं और न ही उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। खुद का घर, फार्म हाउस है, फ्लैट्स हैं, फिर भी जिद है कि सरकारी बंगले में ही रहेंगे। पिछले 23 साल से सरकारी बंगले में कुंडली मारकर बैठी प्रियंका वाड्रा को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा। सरकार का ये कहना है कि कानूनी रूप से एक सामान्य नागरिक प्रियंका वाड्रा सरकारी आवास पाने की हकदार नहीं है। कांग्रेस ने इसे खुद पर हमला बताया। 23 साल तक बिना सांसद या मंत्री रहे भी बंगले में रहने वाली प्रियंका को जब खाली करने को कहा गया तो कांग्रेसी नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि बिना सांसद मंत्री रहे कई घर होते हुए भी वो पिछले 23 साल से सरकारी मकान में क्यों रह रही थीं? कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी 10 जनपथ में अकेली रहती हैं। उनका इकलौता कुंवारा सांसद बेटा राहुल गांधी उनके साथ नहीं रहता। राहुल गांधी अकेले 12 तुगलक रोड पर रहते हैं। बेटी प्रियंका और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ 35 लोधी एस्टेट बंगले में रहती हैं। प्रियंका सांसद या मंत्री नहीं होने के बाद भी 23 साल से सरकारी मकान में रह रही हैं। बेटा राहुल मां सोनिया के साथ नहीं रह सकता, उसे अलग सरकारी बंगला चाहिए। यानी भाई न बहन के साथ रहता है न अकेली रहने वाली मां के साथ विशाल बंगले में। जबकि सोनिया गांधी 10 जनपथ वाले जिस बंगले में रहती हैं, जो वो प्रधानमंत्री निवास से भी बड़ा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या आपको पता है आप और हम इन सब के सरकारी बंगले का खर्च अपने खून पसीने की कमाई से देते हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने करोड़ों रुपए के घोटालेबाज जिग्नेश साह को उस समय अपना फार्म हाउस किराए पर तब दिया था जब 2013 में यूपीए सरकार उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में केस चला रही थी। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बहन प्रियंका वाड्रा के जिग्नेश साह के साथ कारोबारी रिश्ते को लेकर भी काफी हो हल्ला मचा था।
जिग्नेश शाह वही शख्स हैं जिसने अपनी कंपनी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSEL के जरिए 2007 से हजारों निवेशकों के करीब 6000 करोड़ रुपए लूट लिए। जिग्नेश शाह को 2016 में गिरफ्तार किया गया और अभी मामला अदालत में चल रहा है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का दिल्ली के महरौली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में 4692 एकड़ का एक फार्म हाउस है। इसे इंदिरा गांधी फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये गांधी परिवार की पैतृक संपत्ति है। NSEL के प्रमुख शेयर धारक और प्रमोटर जिग्नेश शाह ने अपनी एक और कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड बनाई। इसने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के फार्म हाउस को 1 फरवरी 2013 से प्रति माह 6,70,000 रुपए के किराए पर लिया। हाल ही में खबर आई थी कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फ्लैट खरीदने के लिए उस पेंटिंग को बेच दिया जिससे पिता राजीव गांधी और देश के एक प्रधानमंत्री की यादें जुड़ी हुई थीं। इस पेंटिंग खरीद मामले में हुए खुलासे के अनुसार मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने पत्र लिखकर और कई मैसेजेस भेजकर यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर पर पेंटिंग खरीदने के लिए दबाव डाला था। ये पेंटिंग MF हुसैन ने 1985 में कांग्रेस के 100 साल पूरा होने के मौके पर बनाई थी और राजीव गांधी को भेंट की थी। इस पेंटिंग को राणा कपूर ने 2010 में प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 करोड़ रुपए में खरीदा था और प्रियंका वाड्रा ने इस पैसे से फ्लैट खरीदने के बाद भी सरकारी बंगले को खाली नहीं किया। आखिर क्यों? बड़ा सवाल। प्रियंका वाड्रा के और भी कारनामे हैं जिन्हें जानना जरूरी है। व्यापारिक जगत में जमीन की दलाली करने वाले रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं। हाल ही में राजनीति में फुल टाइम प्रोफेशनल की तरह कदम रखने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा के काले कारनामों की एक लंबी सूची है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला से 13 किलोमीटर दूर छरबड़ा में 2007 में नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से अति संवेदनशील क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन को लेकर अपना मकान बनाया। गौरतलब है हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए UPA सरकार की वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा को कानूनी रूप से विशेष ढील दी गई थी। श्रीलंका में आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से दान प्राप्त कर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालक है। प्रियंका वाड्रा के इस ट्रस्ट पर जमीन हेराफेरी करने का भी आरोप है। जिला प्रशासन ने अमेठी के रोखा गांव में 10,360 हेक्टेयर जमीन व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को दी थी, लेकिन कागजों में हेराफेरी कर राजीव गांधी ट्रस्ट के नाम कर दिया गया, जिसे बाद में ट्रस्ट ने उस जमीन को एक निजी कंपनी के हाथों बेच दिया। इसी तरह प्रियंका गांधी के ट्रस्ट ने हरियाणा के उल्लावास गांव की 4.8 एकड़ जमीन हरियाणा के कांग्रेसी हुड्डा सरकार से मिलकर 2009 में लीज के नाम पर हड़प ली।